नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट लास्ट टाइम पे देख रहे हैं या आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आज ये वीडियो आप लोगों को बहुत कम समय में बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में एक प्रकार से जो लास्ट रिवीजन होता है ना एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले, वही रिवीजन सोचकर पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, बुद्धि के समस्त सिद्धांतों के बारे में 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं, ये आप भी जानते हैं। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बुद्धि से संबंधित प्रश्न ना आए। तो इसमें इसके आधार पे वो सारी परिभाषाएं, वो सारे प्रश्न आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, अगर पेन कॉपी हो तो नोट करते चलेंगे। जब मैं बीच बीच में बोलूँ कि इसे नोट कर लीजिए, उसे नोट करिएगा। वह प्रश्न एग्जामिनेशन में जरूर बनेगा। यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन आपका वकीम धम के द्वारा दिया गया है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा है? वकीम धम ने कहा है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या करने की विधि है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये कथन वुडवर्थ महोदय का है, ये भी याद रखना जरूरी है। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अल्फ्रेड बीने ने किया था। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला सीटेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धि आमूल चिंतन की क्षमता है। ये किसने कहा था भैया? बुद्धि आमूल चिंतन की क्षमता है। तो देखिए, ये एक्चुअली टर्मन ने भी कहा है, इसके ऊपर थॉर्नडाइक ने भी कहा है, पर इसका श्रेय ज्यादा टर्मन को जाता है, इसलिए आप इसे टर्मन लॉक करिए। अब ये प्रश्न से बहुत प्रश्न बनते हैं कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि बुद्धि जो होती है उसे क्या क्या प्रभावित करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका लिंग प्रभावित इसे करता है। कहीं ना कहीं इसकी प्रजाति भी प्रभावित करती है, इसका स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, आयु भी करती है, वातावरण भी करता है, वंशानुक्रम भी करता है और वृद्धि भी करती है। देखिए, एक्चुअली लिंग कहना यहाँ पर एक प्रकार से, अगर आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, अगर आप सीटेट की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये लिंग प्रभावित नहीं करेगा, याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे ऐसा साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा डॉक्टर पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये लिंग प्रभावित करता है। तो हम लोग सीटेट के लिए हैं, तो हम लिंग को प्रभावित नहीं लेंगे। ये चीजें याद करके चलेंगे। साथ ही साथ हम चलेंगे अब थॉर्नडाइक के पास। देखिए, थॉर्नडाइक जी का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बुद्धि इन्होंने 3 प्रकार से माना है। बुद्धि को 3 प्रकार से इन्होंने माना है। पहला प्रकार इन्होंने बताया कि अमूर्त बुद्धि होगी, दूसरा प्रकार इन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि होगी, तीसरा प्रकार इन्होंने बताया कि गामक बुद्धि होगी। चलिए दोस्तों, इन तीनों बुद्धियों को समझने का प्रयास करते हैं कि तीनों बुद्धि होती क्या है। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक अमूर्त बुद्धि क्या होगी? ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य जो होंगे जो कवि बन सकते हैं। देखिए, कवि तो वो चीजें लिखता है ना जो कहना चाहिए, जो चीजें की कल्पना किसी ने ना की हो, तो उसे ना अमूर्त बुद्धि की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कुछ नया कर रहा है, ऐसी चीजों के बारे में लिख रहा है जो किसी ने देखा नहीं है कभी। जैसे कोई साहित्यकार होता है, कई बार चित्रकार भी ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो इमेजिनेशन में होती है, दार्शनिक होते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं साइंटिस्ट होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, अमूर्त बुद्धि वाले लोग होते हैं। अब सामाजिक बुद्धि अर्थात समाज के लोग, जो थोड़े से कूटनीतिक वाले होंगे, जो व्यवसायी होंगे, जो नेता होंगे, जो कहना चाहिए किसी ग्रुप के लीडर्स होंगे, तो ये जो होंगे ना, इनके पास सामाजिक बुद्धि होगी। यहाँ इस क्वेश्चन को बताने का तात्पर्य ये है कि थॉर्नडाइक ने 3 तरह की बुद्धि बताई: अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक बुद्धि। आपसे ये प्रश्न आएगा कि अमूर्त बुद्धि के बारे में या सामाजिक बुद्धि, गामक बुद्धि के बारे में किसने बात की है? तो भी आप कहोगे थॉर्नडाइक ने की है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमूर्त बुद्धि क्या है, सामाजिक बुद्धि क्या है? तो वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग चलेंगे गामक बुद्धि में। ये बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, एक प्रकार से ये अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है, अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करता है। जैसे कोई मिस्त्री हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कुशल कारीगर हो सकता है, या कारपेंटर्स हो सकते हैं। तो ये इनके पास होती है गामक बुद्धियाँ। कैसी बुद्धियाँ होती हैं? इनके पास होती है गामक बुद्धियाँ। याद करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट आ रहा है ना भैया, बुद्धि के सिद्धांत, इसको तो आंख बंद करके स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस है। देखिए, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत आपने सुना होगा। एक खंड कहिए या आप कहिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बात तो एक ही है। अगर आप एक खंड कह लो या एक कारक कह लो, बात एक ही है। तो ये ना आपको 3 लोगों के ऊपर जाता है, बीने, टर्मन और स्टर्न ने। वो इसलिए जाता है क्योंकि जब इन्होंने इस चीज को इन्वेंट किया, इस चीज का आविष्कार किया, तो ये एक दूसरे के सहयोग कर रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं एक कारक सिद्धांत, अगर तीनों में से किसी एक का नाम आता है, तीनों का नाम आते हैं, तो आप लगा देना। द्विकारक सिद्धांत और 3 कारक सिद्धांत एक्चुअली स्पेयरमैन के नाम जाता है। एक्चुअली ये द्विकारक ही था, फिर इनको एक तीसरा कारक भी समझ में आया, तो उन्होंने उसको ना 3 कारक बना दिया था उसी सिद्धांत को। इसलिए द्विकारक और त्रिकारक दोनों सिद्धांत जो होते हैं, ये स्पेयरमैन के नाम है। इज दैट क्लियर?
अब एक आता है बहुतत्व का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के नाम है। बहुतत्व का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का नाम है, याद रखिएगा। इसे बहुमानसिक योग्यता भी जो है ये भी आपके थॉर्नडाइक के ही नाम है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए 6 या 7 कारक ये थ्रस्टन के नाम है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक ऐसे सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्रमिक महत्व का सिद्धांत ये आपका वर्नर के नाम है। बुद्धि की संरचना सिद्धांत ये जेपी गिलफोर्ड के नाम है। हाँ, देखिए ये प्रश्न यार बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको कहूंगा इसको लिख लेना। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये किसका है? कैटल है। कैटल है। कई बार क्या होता है आरबी कैटल, पूरा नाम याद रखें आरबी कैटल, है ना, क्योंकि यहाँ कई बार कैटल लिख कर आएगा, कई बार आरबी कैटल लिख कर आएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। साथ साथ में ये भी महत्वपूर्ण है पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है, तो ये फिलिप वर्नर का है। ये दोनों यार आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो चाहे वो करिए, पर इसे आप लोग याद करके रखिए। हम लोग बात करेंगे त्रितत्व सिद्धांतों के बारे में, तो ये आपका रॉबर्ट वर्क का है। त्रितत्व सिद्धांत त्रितंत्र सिद्धांतों की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जीन पियाजे के नाम में सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जब जी कारक और एस कारक की बात आती है, तो यहाँ पे आप स्पेयरमैन को याद रखेंगे। जहाँ पे इन्होंने जी एस की बात की हुई है, जी एस फैक्टर की बात की हुई है, तो किसने किया हुआ है? स्पेयरमैन ने किया हुआ है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं ये जी एस फैक्टर क्या होता है। देखिए जी फैक्टर आपका सामान्य योग्यता होती है, जिसे आप जनरल इंटेलिजेंसी कहते हैं। एस फैक्टर आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी होती है, जिसे आप विशिष्ट योग्यताएं कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो सामान्य योग्यताएं होती है ये एक होती है, और विशिष्ट योग्यताएं एक से अधिक हो सकती हैं। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी सामान्य योग्यताएं होती है, क्योंकि सामान्य योग्यताओं से ही ये विशिष्ट योग्यताएं बनती है। मान लेते हैं ये जो सामान्य योग्यताएं हैं ये ऐसी बुद्धि होती है जो आपके पास जन्मजात होती है, जो जन्म से ही आपके पास है ना, ऐसी बुद्धि को आप लोग यहाँ पे सामान्य योग्यता कहते हैं। और ये ऐसी बुद्धि जो आपने अर्जित की है उसे आप विशिष्ट योग्यता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास जन्मजात बुद्धि आई, फिर आप धीरे धीरे सिंगर बन गए, फिर आप डांसर भी बन गए, आप अच्छे एथलीट बन गए, आप अच्छे क्रिकेटर बन गए, आप अच्छे पढ़ाई में भी हैं, तो इतनी सारी आपने एक विशिष्ट बुद्धियों अपने अंदर ला ली है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे जीएस को समझ पाए। जीएस बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, आपको बता दूं, अगर आप कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो। हम लोग बात करेंगे त्रिखंड सिद्धांत के बारे में। तो हालांकि देखो त्रिखंड सिद्धांत भी इन्हीं के नाम में, जब इन्होंने बताया कि जीएस फैक्टर है, तो इनको लगा कि जीएस फैक्टर के बीच में भी एक कॉमन फैक्टर होता है, तो इसने ना उसको त्रिखंड सिद्धांत बना दिया, और त्रिखंड सिद्धांत भी इनके नाम है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के नाम है। आप जानते हैं कैटल का सिद्धांत अगर आपसे पूछा तो कैटल का ही नाम है। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड के नाम है। और 120 कारक ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ये वाला थोड़ा सा याद रख लेंगे आप। 120 कारक सिद्धांत किसके नाम है? तो जेपी गिलफोर्ड के नाम है। मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उसे अलग से मेंशन करके बता रहा हूँ, उसे अलग से मेंशन करके बता रहा हूँ। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है? ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक अगर आप यहाँ देखें, तो बुद्धि परीक्षणों के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण होते हैं और सामूहिक होते हैं। व्यक्तित्व मतलब किसी एक अकेले व्यक्ति का हो रहा है, सामूहिक मतलब यहाँ पूरे एक ग्रुप का हो रहा है, ठीक है, एक ही बार में, समझिएगा। अब देखिए व्यक्तित्व परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं, और सामूहिक भी आपके शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे शाब्दिक अशाब्दिक क्या होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जिसमें भाषा की आवश्यकताएं होती है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिसमें भाषाओं की आवश्यकताएं नहीं होती, जिसमें किसी चित्र आदि के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। अगर आगे हम लोग यहाँ पर चलें, अगर कई बार आपने देखा है कि आपसे पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा टेस्ट ये किसके लिए है? ये सामूहिक है या व्यक्तिगत है? देखिए नाम से ही आपको पता है आर्मी अल्फा टेस्ट, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आपको पता है ये पूरी की पूरी, जैसे आर्मी में किसी को भर्ती करते हैं ना उस समय ये बुद्धि परीक्षण होता है। अब आप बुद्धि परीक्षण के द्वारा ये जान लेते हैं कि भैया कैसा व्यक्ति है, तो उसके आधार पर आगे काम करते हैं। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो होता है आर्मी अल्फा टेस्ट के द्वारा होता है। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण भी इसका कहा जाता है। अगर हम लोग चलें सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, तो इसे ना आर्मी बीटा टेस्ट कहते हैं, और इसे शिकागो अशाब्दिक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये एक अशाब्दिक है और ये भी आपका समूह में होता है। आर्मी अल्फा भी समूह में होता है और आर्मी बीटा भी समूह में होता है, ये याद रखिएगा। दोनों व्यक्तिगत नहीं है, दोनों समूह में है।
और एक शाब्दिक है, एक अशाब्दिक है। कौन-सा शाब्दिक है, कौन-सा अशाब्दिक है, ये ज़रूर याद रखें, नहीं तो 1 नंबर यहीं से चले जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कहता है? ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, जैसा कि आपको बताया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सबसे पहले कब लाए गए थे? आपको पता है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था। अब लगातार यहाँ पे सेना की कमी जा रही थी। अब लगातार इन्हें सैनिक को भर्ती करना था और सैनिक को भर्ती करने के लिए भी तो कुछ बुद्धि की आवश्यकताएँ होंगी ना, तो इसके लिए कहीं न कहीं इन्होंने ना सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे इन्होंने कई सैनिक को इसके माध्यम से भर्ती किया। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले लाए गए थे, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए थे। ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटके इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है। आप बताइए, यहाँ लकड़ी के गुटके हैं, चित्र हैं आदि के माध्यम से जहाँ भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। हालाँकि देखिए, जब आपसे कभी भी बुद्धि लब्धि का फ़ॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू में 100 लगा दो, 1 नंबर आपका पक्का। चलो इसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है, ठीक है? उसका वास्तविक आयु यहाँ कितना है? 12 वर्ष। देखिए, आप ये समझ लीजिए मानसिक आयु क्या होती है, कई लोगों को नहीं समझता है। देखिए, यहाँ 12 वर्ष उसकी रियल एज है, मतलब जो सबकी होती है, जो आप जन्मदिन मनाते हो वो वाली एज है ये, है ना? 12 वर्ष वाली बर्थडे सेलिब्रेट करते हो जो। अब ये 15 वर्ष वाली कैसी है? देखिए, मान लेते हैं कोई बच्चा 10 वर्ष का है और वो कर पा रहा है जो 15 वर्ष के सारे बच्चे कर पा रहे हैं। तो इसकी मानसिक आयु ना 15 वर्ष हो जाएगी, जबकि ये व्यक्ति 12 वर्ष का है। तो ये मानसिक आयु को हमेशा ऊपर रखें और उसे आप नीचे रखें और इसे आप काट दीजिए। चलो काट कर देखते हैं। 3 से काटते हैं, 3 5 जा 3 4 जा, इसको काटते हैं तो ये 25 125 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भई आप हर बार निकालोगे और हर बार आपका 1 नंबर बनते रहेगा। जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आस-पास होती है ना, उन बच्चों को समान बुद्धि के बालक कहा जाता है। देखिए, शैक्षिक लब्धि, उपलब्धि, बुद्धि लब्धि, ये 3 फ़ॉर्मूले आपसे पूछे जाएँगे। है ना? शैक्षिक लब्धि, उपलब्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि। देखिए, इसका सभी का फ़ॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। जब बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो मानसिक और वास्तविक हो जाएगी। जब उपलब्धि लब्धि निकालना है तो ज्ञान आयु और आपकी मानसिक आयु लगती है और शैक्षिक लब्धि निकालना है तो शिक्षा आयु और वास्तविक आयु लगती है। हालाँकि ये प्रश्न जो है कई बार सीटेट में आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता है, इसका ध्यान रखें। औसतन बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं लगभग ये 90 से 110 के आसपास पाए जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, पीपीटी क्या है? तो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। पीपीटी क्या होती है? पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। आजकल पीपीटी दूसरा है आपका, ठीक है? वो वाली पीपीटी नहीं है जो आप कंप्यूटर में बनाते हैं। वो एक अलग चीज़ है। पीपीटी का अर्थ यहाँ पे पेपर पेंसिल टेस्ट है। आगे चलते हैं, ये कहते हैं बुद्धि क्या है? तो भैया बुद्धि ज्ञान अर्जन, विचार, अनुभव या किसी सीखने की क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत आपको पता है किसके नाम है? समूह का सिद्धांत भी आपको किसके नाम है, आप ये बताते हैं। अब देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण से फ़ायदा क्या होता है? इससे समय बच जाता है। आपने एक एक ही साथ बहुत सारे बच्चों का परीक्षण कर लिया, धन भी और श्रम भी, सारी चीज़ें बच जाती है। याद रखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आया, बुद्धि का सामाजिक, अमूर्त और मूर्त बुद्धि के बारे में किसने बात की? तो ये थॉर्नडाइक ने की। तो इस तरीके से आ जाता है। आपको बता दें, इसलिए मैं आपको बोल भी रहा था कि चीज़ों में फ़ोकस करके चलिए, कभी भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न है सीटेट के लिए, यहाँ पे बहुबुद्धि के पिता किसे कहा जाता है? जिन्होंने कहीं न कहीं बुद्धि को 8 प्रकार से बताया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, या आप कहिए 9 प्रकार से बताया। तो वो थे हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने यहाँ पे बहुबुद्धि के सिद्धांतों के बारे में बताया। अगर आप इनका पूरा सिद्धांत पढ़ना चाहते हैं, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो आप मुझे बताइएगा कि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मैं आपको पूरा बताऊँगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हैं तो। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे। बाकी ये पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम कैसे जॉइन करना है। इसके लिए एक वीडियो फ्लैश हो रहा है दोस्तों आपकी ये हमारा स्क्रीन में, आप टेलीग्राम देख चैनल है, सकते जैसे हैं आप इसे लोग और देख पा हमारा रहे हैं। यहाँ पे टेलीग्राम देखिए चैनल जिस तरह जॉइन से कर सकते आपको हैं। फ्री बहुत ऑफ सिंपल कॉस्ट वे रेडी में मटेरियल दिया और जाता है, बहुत उसके बाद ऑथेंटिक देखिए वे इस में तरह की हम आपको पीडीएफ वहाँ नोट्स फ्री आपको ऑफ फ्री कॉस्ट ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल प्रोवाइड जाते हैं। कर रहे लाइव हैं। क्लास की अपडेट मिल जाती है, कोई शाम 6 वैकेंसी बजे आती है उसकी लाइव अपडेट्स मिल क्लासेस हो जाती है। रही है और रात तो ये 9 बजे सारा भी कुछ लाइव आप लोग क्लासेस पा हो रही है, सकते तो हैं आप हमारे वहाँ भी जुड़ टेलीग्राम चैनल सकते को हैं। ज्वाइन तो आज करके। के लिए इतना ही। टेलीग्राम सब चैनल कैसे लोगों ज्वाइन को करना जुड़ने है? के लिए आपको बहुत-बहुत टेलीग्राम धन्यवाद। ऐप प्ले स्टोर से और डाउनलोड सीटेट करना अगर है, देन क्रैक करना सर्च है करना है। 130 से, वहाँ तो लाइव पर क्लास में आपको ज़रूर आइए। थैंक या यू तो सो मच आप गाइस। @ लगाकर आशीष सर लिखें, ASHI